हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आप सब लोगों के लिए एक क्रेश कोर्स चलाया जा रहा है जो कि आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी पूरी मदद कर रहा है। आई होप आप सब लोगों को ये जो क्रेश कोर्स की क्लासें हैं वो आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी लास्ट क्लास के अंदर हमने हमने देखा था मैनेजमेंट के बारे में, हम बात कर रहे थे अस्थमा सॉरी सीओपीडी के इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने इंटरवेंशन देख लिए थे। अगर किसी भी स्टूडेंट ने लास्ट की क्लास अटेंड किए और उसको कोई डाउट है उस क्लास के अंदर तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। तो इंटरवेंशन में हमने देखा था जो इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन थे उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि कल की क्लास के साथ हमारा कनेक्शन बन जाए। तो सबसे पहले था कि एडमिनिस्टर द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट ध्यान रखना है, हमेशा सीओपीडी के पेशेंट को लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ही देना है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देना है। दूसरा, फिजियोथेरेपी हमें उसकी करवानी है। चेस्ट फिजियोथेरेपी उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, बिकॉज चेस्ट फिजियोथेरेपी से जो भी कंजेशन, जो भी म्यूकस के प्लग्स लंग्स के अंदर स्टक हो चुके हैं, जम चुके हैं, ठीक है, वो चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू क्या हो जाते हैं, अनस्टक हो जाते हैं, वहां से हटते हैं और वो लिक्विफाई होकर के स्पूटम के साथ बाहर आ जाते हैं और इंडिविजुअल का जो एयरवे है वो क्लियर हो जाता है। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए एमसीक्यू भी बन सकता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट को सिखाना है कि आपको कैसे एब्डोमिनल ब्रीथिंग टेक्निक लेनी है या प्रेस्ड लिप ब्रीथिंग टेक्निक है, उनका यूज कैसे करना है। क्योंकि आप सबने देखा होगा कि सीओपीडी के केस के अंदर नॉर्मली इंडिविजुअल के अंदर रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस प्रेजेंट हो, सॉरी 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 रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। तो प्रेस्ड लिप ब्रीथिंग के थ्रू क्या होगा, हम मैक्सिमम एक्सहेल कर पाएंगे, मिनिमम इनहेल करेंगे। ब्रीथिंग टेक्निक के थ्रू मिनिमम इनहेल करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा लेके जाएंगे, ठीक है। और पल्स लिप ब्रीथिंग के थ्रू हम एक्सहेल करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम हम एक्सपायरेशन कर पाएंगे। तो मैक्सिमम हम एक्सपायरेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एक्सपायरेशन के साथ मैक्सिमम एक्सपायरेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, CO2 को हम क्या, CO2 एंड H प्लस आयन, CO2 और जो H प्लस आयन है उनको हम मैक्सिमम एक्सहेल कर पाएंगे, उनको हम मैक्सिमम बाहर निकाल पाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, डीप ब्रीथिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज मिनिमाइज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, डीप ब्रीथिंग के थ्रू और प्रेस्ड लिप ब्रीथिंग की टेक्निक के थ्रू। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं अगले। तो उसमें नेक्स्ट इस सेकेंड वन के अंदर हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमारे लिए काफी ज्यादा एमसीक्यू बनने के चांसेस थे, तो सक्शन द लंग्स इफ नेसेसरी, ये वाला एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज क्योंकि लंग्स का सक्शन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर वहां पे म्यूकस अगर इकट्ठा हो चुका है और पूरी तरीके से उसने एयरवे को ब्लॉक कर लिया है तो इंडिविजुअल के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो क्या हो सकती हैं, आ सकती हैं। तो हमें उन सब प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए, उन प्रॉब्लम से पेशेंट को रिलीफ दिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट के लंग्स को बार बार सक्शनिंग करनी होती है। ये ध्यान रखने की बात है, हमेशा ध्यान रखना सक्शनिंग के टाइम में ऑलवेज सक्शन, ओरल सक्शन फर्स्ट, ओरल सक्शन फर्स्ट, देन नेजो नेजोफेरिंजियल नेजोफेरिंजियल सक्शनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है स्टूडेंट, यहाँ से आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है जिसके अंदर आप लोगों को पूछा जा सकता है कि ओरल और नेजल सक्शन, नेजोफेरिंजियल सक्शनिंग, ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग करनी है तो उनमें सबसे पहले कौन सा करना है। तो ध्यान रखना, ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग है वो सबसे पहली करनी होगी, सबसे पहले करनी पड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट।
इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है, आप लोगों को एमसीक्यू इसका देखने को मिल सकता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान में रखने का। दूसरा था कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, हमें पेशेंट को स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील देने, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील देने का हमारा जो पर्पस था वो क्या था, वो ये पर्पस था कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील देंगे तो एक तो पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। क्या मैनेज हो जाएगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। साथ ही साथ में न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव होगा तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील देंगे। अगर हम उसको छोटे छोटे ब्रेक के अंदर खाना देंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो स्टमक है वो पूरी तरीके से फूलेगा नहीं, इन्फ्लेट नहीं होगा। स्टमक नहीं फूलेगा तो एब्डोमेन एनलार्ज नहीं होगा और पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है उसमें आराम मिलेगा, रिलीव ब्रीथिंग डिफिकल्टी। उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो भी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, रिलीव हो जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के लिए एमसीक्यू भी बन सकता है। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए और फास्ट रिकवरी के लिए, फास्ट रिकवरी, फास्ट रिकवरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, उसकी फास्ट रिकवरी के लिए हमें पेशेंट को हाई कैलोरिक फूड देना होगा, हाई प्रोटीन फूड देना है, ठीक है, और न्यूट्रिशनल जो भी विटामिन के वगैरह के जो सप्लीमेंट्स है वो हमें पेशेंट को देने पड़ेंगे ताकि हम पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें पेशेंट के अंदर फ्लूइड इनटेक को भी इम्प्रूव करना है। किसे इम्प्रूव करना है, फ्लूइड इनटेक को। अब स्टूडेंट्स फ्लूइड इनटेक है वो क्या करेगा, इट हेल्प टू लिक्वी लिक्विफाई द लिक्विफाई द कंजेस्टेड म्यूकस इन द लंग्स। जो लंग्स के अंदर जो कंजेस्टेड म्यूकस है उसको लिक्विफाई करने का काम करने में हमारी मदद करेगा। जितना ज़्यादा हम फ्लूइड लेंगे उतना म्यूकस है वो लिक्विफाई होगा, और जितना म्यूकस लिक्विफाई होगा और उसको हम क्या कर पाएंगे, इजीली इजीली एक्सपेक्टोरेट टू इजीली एक्सपेक्टोरेट, उसको हम इजीली एक्सपेक्टोरेट कर पाएंगे, बाहर निकाल पाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमने कल की क्लास के अंदर देखे थे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हमें पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन के अंदर रखना है, फाउलर्स पोजीशन और लीन फॉरवर्ड रखना है पेशेंट को, ताकि हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी है उसको रिलीव कर सके, पेशेंट की ब्रीथिंग को हम सपोर्ट कर सकें। इसलिए हमें पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन में और लीन फॉरवर्ड पोजीशन के अंदर हमें पेशेंट को रखना है। क्योंकि फाउलर पोजीशन में, और अगर आपका पेशेंट थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ रहता है, लीन फॉरवर्ड रहता है, तो उस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पेशेंट का जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से वहां पर क्या होता है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो रिलीव हो जाती है। क्योंकि जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतनी ही ऑक्सीजन का हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, इनटेक करेंगे। जितना ऑक्सीजन का इनटेक करेंगे उतनी ज्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो रिलीव होती जाएगी। उसके बाद क्या करना है, ब्रोंकोडाइलेटर्स देनी है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, म्यूकोलाइट्स और एंटीबायोटिक, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस ये सारी मेडिकेशंस देनी है। ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या करेंगी वहां पे, डाइल सॉरी डायलेट द ब्रोंक्योल, और ब्रोंक्योल जब डायलेट हो जाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो रिलीव हो जाएगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन्फ्लामेशन को कम करेंगे, म्यूकोलाइटिस जो जमा हुआ म्यूकस है उसको बाहर निकालने में मदद करेंगी, और एंटीबायोटिक अगर कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन है या कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिस वजह से सीओपीडी है वो एग्रीवेट हुआ है, सीओपीडी की प्रॉब्लम अराइज हुई है, वो इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो जाता है। नेक्स्ट आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्या करना है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन उसको हमें क्या करना है, रोकना है। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को रोकने का सबसे बेस्ट वे क्या होगा, ट्रांसमिशन को रोकने का सबसे बेस्ट वे क्या होगा, सबसे बेस्ट वे होगा मेंटेन असेप्टिक टेक्निक, मेंटेन असेप्टिक टेक्निक। असेप्टिक टेक्निक्स को हमें मेंटेन करना है, असेप्टिक टेक्निक्स को हमें मेंटेन करना है, साथ ही साथ हमें हैंड वॉशिंग को भी क्या करना है,
प्रमोट करना है, प्रमोट हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग। जब हैंड वॉशिंग अगर हम प्रॉपर करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, हैंड वॉशिंग अगर आप अच्छे से करते हो तो उस सिचुएशन के अंदर आप देखोगे कि उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन है वो कम हो जाता है। क्योंकि सीओपीडी के केस के अंदर, सीओपीडी के पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज इम्यून सिस्टम, डिक्रीज इम्यून पावर, उसकी जो इम्यून पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इम्यून पावर कम होने की वजह से क्या होता है, हॉस्टिज, जो भी इंडिविजुअल है, ससेप्टिबल, host is susceptible for the, जो भी पर्टिकुलर होस्ट होगा वो होस्ट क्या होगा, वो ससेप्टिबल होगा किसी भी इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, वेरियस इन्फेक्शन, वेरियस इन्फेक्शन। क्योंकि जैसे ही इम्यून पावर कम होगा, इम्यून पावर कम होगा, डिजीज कंडीशन की वजह से इम्यून पावर कम होगा, इम्यून पावर कम होने की वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन है, इजीली इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो हमें इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रिवेंट करना है। दूसरा हमें क्या करना है, सार्स, अगर कोई इंडिविजुअल ऐसी जगह से आया है या गया है जहां हो सकता है उसने ट्रेवल किया हो कि जहां पे सार्स का इन्फेक्शन, सिनेक्टाइल, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स इन्फेक्शन ये चल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर अगर किसी इंडिविजुअल को सार्स इन्फेक्टेड एरिया के अंदर सस्पेक्ट है तो उससे अवॉइड द कॉन्टेक्ट ऑफ सार्स। सार्स इन्फेक्टेड एरिया के अंदर कोई गया है तो उसको क्या करना है, उस एरिया, उस इंडिविजुअल पेशेंट, उस इंडिविजुअल पर्सन के साथ उसको मीट नहीं करना है, मिलना नहीं है। किसको नहीं मिलना, जो हमारा सीओपीडी का पेशेंट है। क्योंकि जैसे ही ये सार्स वाला, जैसे ही ये सार्स एरिया के अंदर घूमा हुआ इंसान इसके सीओपीडी के पेशेंट के कांटेक्ट में आएगा, सार्स कांटेक्ट में आएगा सीओपीडी के, सीओपीडी वाला क्या करेगा, इम्यून सिस्टम बेचारे का पहले से लो था, उसके बाद वो इजीली दूसरा इन्फेक्शन भी, सार्स का इन्फेक्शन और हो जाएगा उसको, ठीक है, सार्स इन्फेक्शन, सार्स का इन्फेक्शन और हो जाएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर ये इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ध्यान रखना है स्टूडेंट, हैंड वॉशिंग इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनोदर पर्सन। एक पर्सन से अनोदर पर्सन के बीच में जब हैंड वॉशिंग को प्रिवेंट, हैंड इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को जब हमें प्रिवेंट करना होता है तो उसे हम क्या, उसके उसके लिए हमें सबसे बेस्ट वे क्या रहेगा, उसके लिए सबसे बेस्ट वे रहेगा स्टूडेंट्स हमारा क्या रहेगा, हैंड वॉशिंग। ध्यान रखना आप लोगों से ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। क्या एमसीक्यू आएगा, बेस्ट वे टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, बेस्ट वे टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, बेस्ट वे टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, तो हैंड वॉशिंग सबसे अच्छा बेस्ट वे है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना आप लोगों की ये कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो कि हमें सीओपीडी की पेशेंट की केयर करते समय इन की पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला की पॉइंट क्या है, पहला की पॉइंट है अवॉइड द ईटिंग गैस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। ध्यान रखना हमें इंडिविजुअल पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको गैस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, स्पाइसी फूड, एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट और फूड से अवॉइड रहना है, दूर रहना है। क्यों दूर रहना है, बिकॉज ये सारे के सारे सब्सटेंस, ये सारे के सारे, जैसे कि हम बात करें गैस प्रोड्यूसिंग फूड है, गैस प्रोड्यूसिंग फूड क्या करेगा, एब्डोमेन को एनलार्ज कर देगा, उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाएगी। स्पाइसी फूड है, वो हो सकता है सीओपीडी के अटैक को ट्रिगर करे। एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड वेदर और फूड वो क्या कर सकते हैं, अस्थमा के साथ सीओपीडी के अटैक को क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। सीओपीडी का अटैक होगा तो नैरो
एयरवे उसका नैरो हो जाएगा और पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज के लिए हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देनी है। हेल्थ एजुकेशन टू फॉर पेशेंट, हेल्थ एजुकेशन फॉर पेशेंट। पेशेंट के लिए हेल्थ एजुकेशन होगी कि आपको गैस प्रोड्यूसिंग खाना है वो नहीं खाना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, और हॉट एंड कोल्ड, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड फूड है वो भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, और साथ के साथ हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर वाले एरिया के अंदर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में आपको नहीं जाना है। ठीक है, दूसरा हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको फायर प्लेस है जहाँ की, जैसे कि आग लग रही हो, कहीं कुछ जला करके कुछ काम हो रहा हो, वहां नहीं जाना है। पेट्स है, फेदर पिल्लो है, अदर एनवायरमेंटल एलर्जेंस है। मतलब कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको क्या करना है, एलर्जन से दूर रहना है। वो डस्ट भी हो सकती है, पेट्स भी हो सकते हैं, फेदर पिल्लो जो फाइबर के जो पिल्लो आते हैं उनसे भी दूर रहना है आपको। फायर प्लेस है जहाँ आग लग रही हो, वहां जहाँ धुआं उठ रहा हो, धुआं बन रहा हो, वहां से आपको क्या करना है, दूर रहना है। क्योंकि ये सारे के सारे एलर्जेंस पेशेंट के अंदर सीओपीडी के एपिसोड को क्या कर देंगे, ट्रिगर करेंगे, तो हमें उसको प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पावरफुल कलर। पावरफुल कलर नहीं, ऑर्डर। पावरफुल ऑर्डर का मतलब है ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली आपने बहुत ज्यादा डीओ वगैरह है या ऐसी कोई जैसे पेंट होते हैं घरों के अंदर जो पेंट हो रहे हैं, कलर हो रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ऑर्डर आता है, तो उस ऑर्डर से मतलब स्मेल से पेशेंट को हमें कहना है कि आपको दूर रहना है। दूसरा, स्टॉप स्मोकिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। आपको सीओपीडी के पेशेंट को हमेशा ये बोलना है कि आपको स्मोकिंग है वो क्वाइट करनी पड़ेगी, आपको स्मोकिंग है वो छोड़नी पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार एम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सीओपीडी के पेशेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग को सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, डीप ब्रीथिंग टेक्निक। हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको डीप ब्रीथिंग और एब्डोमिनल ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करना है। साथ ही साथ हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि प्रेस स्लीप ब्रीथिंग के बेनिफिट्स क्या होंगे, उसकी टेक्निक्स क्या होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर CO2 का एक्सेलेशन बढ़ेगा और ऑक्सीजन का इनहेलेशन है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। साथ ही साथ उसका बेनिफिट होगा कि रेस्पिरेटरी मसल्स और लंग्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्ट्रेंथ हो जाएंगे। क्योंकि इन दोनों, जैसे कि आप बात करते हैं अपन डीप ब्रीथिंग, आप डीप ब्रीथिंग की बात कर लो, आप एब्डोमिनल ब्रीथिंग की बात कर लो, आप पूरा स्लीप ब्रीथिंग की बात कर लो, ये सब में क्या हो रहा है, इन सब के अंदर क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स एंड लंग्स की क्या हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है। इन सब के अंदर क्या हो रही है, लंग्स की क्या हो रही है, एक्सरसाइज। और जिस चीज की आप एक्सरसाइज करोगे डेफिनेट कि वो चीज क्या हो जाएंगी, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन हो जाती है। तो हमें पेशेंट को एडवाइस करना है, एजुकेट करना है, उसको सिखाना है कि डीप ब्रीथिंग कैसे करते हैं, एब्डोमिनल ब्रीथिंग कैसे करते हैं, प्लस स्लीप ब्रीथिंग टेक्निक कैसी होती है, उन सब के बारे में हमें हमारे पेशेंट को बताना है। और उसको सीओपीडी से हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी रिकवर करना है। तो ये है हेल्थ एजुकेशन की हम पेशेंट को क्या हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। और इन हेल्थ एजुकेशन के पॉइंट्स पर बहुत बार MCQ एम्स के द्वारा पूछे गए, तो आपको इन सबको ध्यान में रखना है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रेश कोर्स की क्लासें आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज डू कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।